स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करेंगे 29 अप्रैल की करंट अफेयर के बारे में। तो देख लेते हैं कि प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना अभ्यास पिच ब्लैक को स्थगित कर दिया गया है। ये स्थगित यह लिख गया है, सॉरी फॉर दैट। पिच ब्लैक को स्थगित कर दिया गया है। ये ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा अभ्यास आयोजित किया जाता है, पिच ब्लैक। इसको स्थगित करने का सबसे मेन रीज़न वही है, जो दुनिया की महामारी चल रही है कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है, इस अभ्यास को। अगर मैं पिच ब्लैक की करूं तो पिच ब्लैक 2 वर्षों पर आयोजित किया जाने वाला एक युद्धाभ्यास है, जो कि 2 वर्षों पर किया जाता है। ये अभ्यास हवाई युद्ध का संचालन है, जो कि हवाई युद्ध से कैसे युद्ध के लिए एक आक्रामक शैली लाई जाए, तो यह एक उस तरीके का युद्धाभ्यास है जिसे सबसे पहली बार 1981 में ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया था, जून में। तो 1981 में पिच ब्लैक 1981 में शुरू होने वाला ये वायुसेना अभ्यास था। अब इसमें अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत 2018 में शामिल होने वाला देश था। ठीक है, तो ये बहुदेशीय एक युद्धाभ्यास है जिसे स्थगित कर दिया गया है। भारत इसमें 2018 में शामिल हुआ, लेकिन अगर पिच ब्लैक की बात करूं तो पिच ब्लैक 1981 में स्थापित हुआ एक अभ्यास है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलियाई और भारत के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत एक नेवी अभ्यास का आयोजन करते हैं। उस अभ्यास का नाम है ऑसिनडेक्स। ऑस यानी ऑस्ट्रेलिया, इंड और इंडिया, एक्स एक्सरसाइज। तो ऑसिनडेक्स नाम का एक नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाता है इंडिया और किसके किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया के मध्य। अब ये जो पिच ब्लैक को स्थगित कर दिया गया है, पिच ब्लैक 2022 में होगा, इस वर्ष तो स्थगित हो गया है। ठीक है, तो ये 2022 में होगा, इससे पहले 2018 में किया गया था। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कब किया जाएगा, 2022 में सबसे पहले बार। तो 1981 में। इंडिया कब शामिल हुआ, 2018 में। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, डब्ल्यूएचओ ने लद्दाख का विवादित नक्शा दर्शा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि डब्ल्यूएचओ पहली ऐसी संस्था है जिसने लद्दाख का विवादित क्षेत्र घोषित किया। आज तक की जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे बार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, मैं यूएन तक की बात कर रहा हूँ, यूएन तक ने जम्मू कश्मीर का नक्शा विवादित घोषित किया, जबकि 1960 से जब पीओके वाला कांड शुरू हुआ, 1960 से पाकिस्तानी सेना पीछे हो गई पीओका का कुछ हिस्सा छोड़ करके, तब से विवादित क्षेत्र दर्शाया जाता है। लेकिन लद्दाख पहली बार ऐसा शामिल हुआ कि लद्दाख को क्या कर दिया गया, विवादित नक्शा बना दिया गया और लद्दाख को चाइना में ऐड कर दिया गया। किसके द्वारा, डब्ल्यूएचओ द्वारा। तो ये बड़ा विषय है कि डब्ल्यूएचओ ने गलती से किया या किस डिफॉल्ट से किया, डजेंट मैटर, बट लद्दाख ने चाइना के क्षेत्र में लद्दाख को दर्शा दिया है, तो ये गलती है बहुत बड़ी। अगर मैं लद्दाख रीजन की बात करूं तो लद्दाख में ऑलरेडी चाइना 37,000 वर्ग किलोमीटर में कब्जा जमाया बैठा है ऑलरेडी। इससे पहले से ही लद्दाख के रीजन में चाइना इतना कब्जा लद्दाख के क्षेत्र में करके रखा हुआ है। दूसरी चीज़, चाइना अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करूं तो चाइना तिब्बत का प्रांत मानती है, किसको, अरुणाचल प्रदेश को। और डब्ल्यूएचओ ने भी जो लद्दाख को दर्शाया है, ये भी दर्शाया इसी चीज़ को मान करके कि ये तिब्बत का प्रांत है। लद्दाख तिब्बत रीजन का एक प्रांत है। तो लद्दाख को ऐसा नहीं दर्शाना चाहिए था डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ के ऊपर जरूर कुछ ना कुछ एक कार्यवाही की जाएगी, इस तरीके को लेकर के बात की जाएगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि लद्दाख के क्षेत्र को चाइना का हिस्सा दर्शाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईआईटी बॉम्बे ने एक वेंटिलेटर का निर्माण किया, उसे नाम दिया है रूहदार। अगर हम रूहदार की बात करें तो इसका विकास किया है जम्मू कश्मीर के छात्र ने। जम्मू कश्मीर के छात्र ने विस्तार इसका इस तरीके से किया क्योंकि 97 वेंटिलेटर जब से पता चला कि हमारे राज्य जम्मू कश्मीर में केवल 97 वेंटिलेटर हैं, तो उसे बड़ा लगा कि केवल 97 वेंटिलेटर से अगर एक प्रदेश में काम हो रहा है तो भारत भर में कितने वेंटिलेटरों की कमी होगी। मैं बार बार कहता रहता हूँ, पूरे भारत में लगभग 4000 वेंटिलेटर थे। अब बड़ा युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, अगर इससे पहले अगर वेंटिलेटर पर काम किया जाता तो ऐसी स्थितियाँ और न बनती। ठीक है, तो रूहदार नाम का एक जो वेंटिलेटर बनाया गया वो आईआईटी बॉम्बे द्वारा निर्माण किया गया है। इसकी लागत करीब 10,000 रुपये होगी, 10,000 रुपये का खर्च आसपास आएगा या बिक्री के लिए रखी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा कि आईआईटी बॉम्बे ने रूहदार नाम का एक वेंटिलेटर को विकसित किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 टूल्स एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है। ये एक्सेलेरेटर है क्या, टूल्स एक्सेलेरेटर, ये एक्ट एक तरीके का है, कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि रोगियों तक मदद पूरी तरीके से पहुंचे, चिकित्सा तेजी से पहुंचे और टीके पर तेजी से विकास कार्य किया जाए पूरी दुनिया स्तर पर। ठीक है, इसीलिए ये आपका टूल्स एक्सेलेरेटर लॉन्च किया कोविड-19 पर। ठीक है, इसमें कई सारे लोग शामिल भी हुए इसके लॉन्चिंग पर, जैसे कि जर्मनी के एंजेला मार्केल, जो जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मार्केल, वो यहाँ पर शामिल हुई। दूसरी, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो यहाँ पर शामिल हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि डब्ल्यूएचओ के ऐसे टूल्स लॉन्चिंग पर भी अमेरिका वहाँ से दूर रहा, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा अमेरिका इतना फंड देता था डब्ल्यूएचओ को, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने क्या किया, कोविड-19 जैसी बीमारी को पहले बताया नहीं,
और इससे अमेरिका बड़ा खासा नाराज़ है। अमेरिका नाराज़ हुआ, उधर चाइना ने बहुत सारा रुपए अनुदान के रूप में उसके दे दिया है। ठीक है, तो लगभग $30 मिलियन के आसपास राशि दी है चाइना ने, एक्स्ट्रा राशि दे दी है कि अमेरिका नहीं दे रहा तो हम देंगे। ठीक है, तो टूल एक्सेलरेशन आपको याद रखना है कि क्या है ये। टूल्स एक्सेलरेटर एक तरीके से ऐसी व्यवस्था है कि रोगियों तक प्रॉपर मदद पहुँचे, चिकित्सा अच्छे से पहुँचे और तेज़ी से टीके पर विकास किया जाए। WHO ने इसके लिए कई सारी इंटरनेशनल संस्थाएं जैसे कि ग्लोबल फंड इत्यादि ऐसी अन्य संस्थाएं भी हैं, उनके साथ समझौता किया हुआ कि आप सब इस पर कार्य करिएगा। तो WHO के बारे में आप सब याद रखिएगा। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। सभी लोगों से मैं बार बार डिस्कस करता रहता हूँ कि WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ठीक है, और टेड्रोस अधोनाम वर्तमान में पहले अफ्रीकी, कह सकते हैं पहले अफ्रीकी यहाँ पर ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके प्रमुख WHO के बने हुए हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के रूप में। चलिए अगला, पूर्वोत्तर के 5 राज्य, ऐसे 5 राज्य जो कोरोना मुक्त माने गए हैं। पूर्वोत्तर में टोटल राज्यों की संख्या है 8। ठीक है, इनमें से 5 राज्य कैसे हो गए कोरोना मुक्त? कौन कौन से राज्य हैं? तो इनमें से राज्य हैं मणिपुर, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद अगर बात करें तो सिक्किम, इसके बाद करें तो त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जिन्हें कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। बचे बाकी 3, मेघालय, असम और मिजोरम। अभी इन तीनों में नए मामले शामिल नहीं हुए हैं, तो कह सकते हैं कि स्थिति यहाँ पर भी जल्द ही सुखद मिलेगी। और भारत में पहला ऐसा राज्य जो कोविड-19 से मुक्त बना था, याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा आपसे, गोवा पहला राज्य था जिसने कोविड-19 को मुक्त घोषित कर दिया था। और गोवा ही कोविड-19 के ऊपर क्या कर रखा है, आयुर्वेद तरीके से अपना इलाज कर रहा है। तो ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, पूर्वोत्तर परिषद भी एक है जो पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उन पर विशेष कार्य करती है। पूर्वोत्तर परिषद का जो गठन किया गया था वो 1971 में किया गया था, खास तौर पर क्या करने के लिए कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उन पर खासा अच्छे तरीके से काम किया जा सके और बेहतर ढंग से वहाँ पर व्यवस्थाएं स्थापित की जा सकें। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 के महामारी के ऊपर, तो ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने कोविड-19 से पहले जब इंडिया में फैला नहीं था तो 25 करोड़ रुपए जारी कर दिए थे पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए कि पूर्वोत्तर के राज्यों में विकास कार्य हो सके। ठीक है, अब कोविड-19 के ऊपर पुनः बात कर लेते हैं। तो कोविड-19 में अगर वर्ल्ड लेवल की मृत्यु दर की बात करें तो पूरे विश्व स्तर पर 7% की मृत्यु दर है। अगर 100 लोग ग्रसित होते हैं, 100 लोग, तो 7 लोग इसमें क्या होते हैं, कह सकते हैं कि मृत्यु हो जाती है 7 लोगों की। लेकिन इंडिया में अगर बात करूँ तो इंडिया में 3.1 की रेशियो भी वर्तमान में चल रहा है ऑन 100। अगर 100 में 3.1 लोगों की मृत्यु हो रही है। और लेकिन इधर बात करता हूँ मैं तो इधर 7% की मृत्यु दर है पूरी दुनिया में। तो इतनी बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे, आर्कटिक क्षेत्र में 10 लाख वर्ग किलोमीटर का ओजोन छिद्र स्वतः बंद हो गया है। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट जारी किसने करी है? ये रिपोर्ट जारी की है C3S का फुल फॉर्म है, बाकायदा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि C 3 बार यूज किया गया इसलिए C3 हो गया। जैसे कि क्या है, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज, CCC, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस पहली संस्था। दूसरी CAMS, कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस। कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस ने एक रिपोर्ट जारी करी और बोला आर्कटिक क्षेत्र में एक 10 लाख वर्ग किलोमीटर का ओजोन छिद्र स्वतः बंद हो गया है। ऐसा ना सोचिएगा कि कोविड-19 के कारण, प्रदूषण स्तर कम होने के कारण ओजोन छिद्र बंद हो गया, तो जी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या, ठंड के मौसम में एक भंवर उत्पन्न होती है, उसको भंवर का नाम दिया था ध्रुवीय भंवर। और यह ध्रुवीय भंवर जो होती है चक्रवात की भांति काम करती है। इसने क्या कर दिया, ये चल करके इसने ओजोन छिद्र को बंद कर दिया है। तो इतनी बात अभी आपको याद रखना है, बाकी मैं भी इसके बारे में और डिस्कस करूंगा। तो सारी चीज़ों को इतनी बात क्लियर कि ध्रुवीय भंवर के कारण ओजोन छिद्र बंद हुआ है। रिपोर्ट जारी करी है C3S और CAMS ने, किस क्षेत्र में? आर्कटिक क्षेत्र में। चलिए एक सेकेंड, अभी और थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके ऊपर। क्या बात करनी है, देखिए ओजोन के बारे में। अगर ओजोन की बात करें तो ओजोन समताप मंडल में, पृथ्वी की एक लेयर है, उसे बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल में एक ऐसी परत पाई जाती है, इसे ओजोन परत बोलते हैं। ठीक है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगर ओजोन परत ना हो तो यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य से निकलती हैं, वो पृथ्वी क्षेत्र पर पड़ेंगी और पृथ्वी क्षेत्र पर उसका खासा नुकसान होता है, क्योंकि वो रेज जिसके ऊपर पड़ती हैं वो तो स्किन कैंसर का खतरा रहता है, पेड़ पौधों को खतरा रहता है। तो ओजोन परत क्या करती है, उससे बचाती है। अब ओजोन परत का कवर पूरा हो गया आर्कटिक रीजन में, तो वहाँ पे ठीक ठाक अच्छा रेशियो रहेगा चीज़ों का। ठीक है,
तो पहली चीज़ तो ये हो गया। और ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसे हम डॉप्सन इकाई में नापते हैं। किस में नापते हैं? डॉप्सन यूनिट में। तो ये भी हमें याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? नासा के पूर्व प्रमुख जेम्स एम बेक्स का निधन हो गया है। जेम्स एम बेक्स का जो समय सीमा रही है वो 1981 से 1981 से 1985 तक इन्होंने काम किया है। और इनके काम करने के दौरान 20 अंतरिक्ष मिशनों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ये बड़ी बात थी। तो नासा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वर्तमान में अगर बात करूँ प्रमुख की, तो वर्तमान में प्रमुख हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, जिम ब्रिडेनस्टाइन। तो वर्तमान में ये नासा के प्रमुख हैं। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन, एस्टेब्लिशमेंट 1958। चलिए, उड़ीसा के पटकथा लेखक विजय मिश्रा का निधन हो गया है। जाने माने पटकथा लेखक थे। अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने 60 नाटक, 55 फिल्में और 7 टीवी धारावाहिकों की पटकथा लिखी है। इन्हीं सब के कामों को देख करके भारत सरकार ने 2013 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो विजय मिश्रा का संबंध कहाँ से था? उड़ीसा से। उड़ीसा या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। मैं बार बार डिस्कस करता रहता हूँ। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक और गणेशी लाल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यानी कि पीसीबी ने उमर अकमल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। उमर अकमल पर प्रतिबंध लगाने का एकमात्र कारण यही रहा क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त रहे। और भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के कारण पीसीबी ने फैसला उठाया कि उमर अकमल कोई भी फॉर्मेट, टी20, वनडे, टेस्ट या अन्य कोई घरेलू क्रिकेट सीमा भी नहीं खेल पाएंगे 3 साल तक। तो मैं समझता हूँ उमर अकमल का कैरियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक समय सीमा या उम्र की भी एक बाउंडेशन होती है, उसके तब उम्र काम नहीं करेगी साथ में। तो 3 वर्ष के बाद उमर अकमल खेल पाएंगे अगर खेलना चाहेंगे, तब किसी भी फॉर्मेट में तब तक खेलने के मना कर दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय धाविका झूमा खातून पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लग गया है। अब ये प्रतिबंध इनके ऊपर 4 वर्ष का क्यों लगा? वो तो 3 वर्ष का था। इनके ऊपर अगर मैं प्रतिबंध की बात करूं तो जून 2018 में इनका गुवाहाटी में टेस्ट लिया गया था। गुवाहाटी में तब चल रही थी चैंपियनशिप चल रही थी स्टेट गवर्नमेंट की, यानी कि स्टेट खेल रहे थे उस समय। तो उसमें एक धाविका झूमा खातून होती हैं, उनके ऊपर एक नमूना लिया जाता है, जांच की जाती है डोपिंग की, उसमें वो पॉजिटिव पाई जाती हैं। और इस जांच में पॉजिटिव पाई जाने के कारण इनके ऊपर 4 वर्ष का प्रतिबंध लग गया है। अगर मैं बात करूं डोपिंग का मतलब क्या होता है, तो डोपिंग एक ऐसी चीज़ होती है, खिलाड़ी मादक पदार्थों का सेवन करते हैं जिससे कि क्या होता है, उनके मस्तिष्क तेजी से काम करने लगता है और उन्हें कितनी स्पीड में दौड़ना है, ये सारी आकलन कई सीमा से बाहर हो जाता है। जैसे सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्तियों की दौड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये कह सकते हैं अतिरिक्त अनावश्यक दवाओं का सेवन करना। ठीक है, उसी तरीके से। तो ये बात याद रखिएगा, एक होता है वाडा, एक होता है नाडा। अभी वाडा नाडा क्या है तो समझ लेते हैं। एक होता है वाडा। वाडा क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि विश्व स्तर पर जो जांच करती है उसे बोलते हैं वाडा। और नेशनल स्तर पर जो जांच करती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी उसे बोलते हैं नाडा। तो वाडा का मुख्यालय है कनाडा में, और अगर नाडा की बात करूं तो दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो ये दोनों अलग अलग स्तर के, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और ये राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी जो डोपिंग के मामले में खिलाड़ियों की जांच करती है। तो टोटल ये 10 क्वेश्चन थे आपके। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में दिक्कत लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, बिल्कुल मैं आपको उत्तर दूंगा। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।